जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ। हम बात करने वाले हैं आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जो गुजरात के केवाड़िया में हुई। केवाड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के लिए मशहूर है और यहाँ पर ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी थी वो प्रधानमंत्री का सारे कमांडर्स को संबोधन था। इसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल आला अधिकारी भी इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे। एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ आई सामने और वो थी जेसीओ और जवान का इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करना। वेटरन कम्युनिटी में, ओल्ड गार्ड में इसकी काफ़ी मुखालफत करी गई, लोगों ने बहुत इसके ऊपर बातें करी। तो खैर वो उनकी अपनी समझ है, बट मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा काम हुआ। इससे कोई इशू नहीं है। लोगों ने कहा कि इससे कमांड एंड कंट्रोल का इशू डिस्टर्ब होता है, तो ये एक पुरानी सोच विचार है। और कमांड एंड कंट्रोल इतने आसानी से अगर बिगड़ जाए कि आप अपने प्रधानमंत्री को सुनने जाएं और प्रधानमंत्री को सुनते ही आपका कमांड एंड कंट्रोल बिगड़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमारी सोच विचार में कहीं गड़बड़ी है। हम गलत तरीके से सोचते हैं। और जो वेटरन जो मुखर रहे इस पूरे विवाद पर, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना दिमाग की खिड़की खोलें। इससे कोई कमांड एंड कंट्रोल कमज़ोर नहीं पड़ता है, इससे कोई समस्या नहीं आती है। तो ये तो रही बात इस जेसीओ जवानों के इसमें शिरकत करने की। अब थोड़ी बात करते हैं कि इस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और उसका क्या मतलब है। ये मैंने लिस्ट बनाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, तो मैं इसको एक सिरे से पहले पढ़ देता हूँ, फिर विस्तार में अहम चीज़ों के ऊपर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। मोदी साहब ने इंडिजनाइजेशन के ऊपर जोर दिया, यानी कि आप हिंदुस्तान में बने निर्मित हथियारों को खरीदें, इस पे बल दिया। उन्होंने कहा कि वेपन और इक्विपमेंट को देश से ही सोर्स करने की कोशिश करें और अपनी ही डॉक्ट्रिन्स बनाएं, अपने ही प्रोसीजर्स बनाएं, अपने ही कस्टम्स बनाएं, तौर तरीके बनाएं। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी ना करें। बेसिकली उनका मतलब ये था कि आप आत्मनिर्भर हथियार और गोला बारूद के साथ साथ विचारों की भी आत्मनिर्भरता आवश्यक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू उन्होंने कहा। उन्होंने दूसरा एक अहम मुद्दा जो उठाया वो सिविल मिलिट्री जो सीलोज हैं। सीलोज मतलब कि सीलो क्या होता है ये मैं थोड़ा समझा दूं। सीलो, अगर हम न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करते हैं तो ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाए जाते हैं, जैसे ट्यूब बोर की बोरिंग होती है, ऐसे बड़े बड़े बोर होते हैं। और उस बोर्स आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्यूबवेल की बोरिंग हुई है और उस बोरिंग के अंदर से मिसाइल फायर करी जा रही है। तो वो जो बोरिंग है, जो वो एक वर्टिकल टनल जो नीचे किया गया है, उसको सीलोज बोलते हैं। तो एक मिसाइल के लिए एक सीलो होता है। तो अगर वहाँ पे 6 या 7 मिसाइलें तैनात हैं तो 6-7 सीलो होंगे और एक सीलो का दूसरे सीलो से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये उनका कहने का तात्पर्य था कि आप अपने अपने सीलो से बाहर निकलें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें और सिविल मिलिट्री जो फ्रिक्शन रहता है, विवाद रहता है, इसको मिटाने का प्रयास करें। अब विवाद क्या रहता है कि फौजी जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं क्योंकि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और हम देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, और सिविलियंस की तरफ उंगली उठा के ये कहते हैं कि आप चोर हैं, आप ने देश का बुरा हाल किया हुआ है और मौका परस्त हैं। और वो भी इसी तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं। दोनों में विश्वास काफ़ी कम है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास रहता है। दैट इज़ आईएएस लॉबी और मिलिट्री लॉबी के बीच में। तो उससे जो कार्यकर्दगी है उस पर असर पड़ता है, स्मूथ फंक्शनिंग पे फ़र्क पड़ता है, प्रिक्योरमेंट जो हथियारों के प्रिक्योरमेंट हैं, वेपनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की बातें हैं, उन पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि फ़ौज अगर
कोई आइडिया पेश करती है तो उसको आईएस लॉबी नीचे गिरा देती है, और अगर आईएस लॉबी कोई एजेंडा डालना की कोशिश करती है कोई इम्प्रूवमेंट के तहत, तो अब फौजी जर्नैल जो है उसको उस पर रोक लगा देते हैं। तो ये एक देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और मोदी जी ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। फिर उन्होंने बात करी कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है और जिस तीव्रता से वो निर्णय लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग को हमें एनहांस करना पड़ेगा। तो वो डिसीजन मेकिंग इसलिए है कि आरएफपी से लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से लेके कि भाई हमने ये मोबाइल ख़रीदना है तो इसका एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनेगा, और उसके बाद में फिर वो करते करते और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर वो चीज़ बनेगी और बन के फिर वो डिलीवर होगी। तो अगर ये मोबाइल ख़रीदना है और इसका डिसीजन आज लिया जाता है तो इसको आते आते 3 से 4 साल लग जाएंगे, और जब ये आएगा हमारे हाथ में तो ये इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी और मार्केट में इससे ज़्यादा बेहतर मोबाइल आ जाएगा। मोबाइल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बट इसको आप हथियार माने तो हथियार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उनका कहना था कि ये चीज़ में डिसीजन मेकिंग में बहुत स्पीड लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से आउटडेटेड हो जाती है, तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि लैंडस्केप जो है टेक्नोलॉजी का उसी से ही मिलता जुलता है, क्योंकि लैंडस्केप टेक्नोलॉजी का इतनी स्पीड से चेंज हो रहा है, तो हमको टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका पूरा आभास होना चाहिए, उसका पूरा एहसास होना चाहिए, और उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना चाहिए। अगर हमारी डिसीजन मेकिंग सही होगी तो हम टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात है। अब पीछे कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इनफैक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर लगाया, और हमने पुरानी तकरीरों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की भी बातें सुनी है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करते रहे हैं, और यही एक नीड ऑफ द आवर है। अगर मॉडर्न आर्मी बनानी है, मॉडर्न आर्म फोर्सेस बनानी है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम एक मॉडर्न फ्यूचर फोर्स की तरह उभरेंगे। हम पुरानी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हमारा वो डेवलपमेंट नहीं होगा जैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत अहम बात करी जिसके ऊपर और विस्तार से मैं बात करूंगा, वो ये था कि आप जो पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं और जो पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं फ़ौज के अंदर, सेनाओं के अंदर, उनसे आप निजात पाएँ, उनको दरकिनार करें और नई चीज़ों को इख्तियार करें। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा जोर दूंगा, क्योंकि इस विषय के ऊपर कोई विस्तार नहीं मिला है हमें कि उन्होंने विस्तार पूर्वक क्या बात करी। जब वो कस्टम और प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे तो वो किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे, और जब वो लेगेसी सिस्टम और प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो पुरानी जो हमने चीज़ें देखी हैं, जो स्टेटमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कभी किसी अधिकारी की तरफ से, या जो भी है पेपर में जो न्यूज़ छपी हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल में क्या क्या चीज़ें बहुत मुद्दे की रही हैं फ़ौज को लेकर। सबसे पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा है एक सहायक सिस्टम का, बडी सिस्टम का, जो सोल्जर सर्वेंट्स का, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, और फ़ौज में ही नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये है, पुलिस के अंदर भी है, और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये बहुत ज़्यादा है कि वो सरकारी मुलाजिमों को एज सर्वेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ौज के अंदर भी ये है, और इसके ऊपर भी मुख्तलिफ लेवल्स पर ये बातें उठती आई हैं कि ये चीज़, ये प्रथा, ये कॉलोनियल प्रथा जो है ये बंद होनी चाहिए, और मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ। ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। ज़माना बदली हो गया है, जो जवान हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे आ रहे हैं, वो सोसाइटी से आ रहे हैं जो कि जिस सोसाइटी का नज़रिया बदली हो गया है, उस बदले हुए नज़रिए से जो फ़ौज में सिपाही आता है, वो जब ये 100 साल पुरानी प्रथा में घुसता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा उसके जहन में डिस्टर्बेंस होता है।
और आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंचती है। तो एक तो ये एक इशू है। दूसरा एक पीछे एक बात चली थी कि जो कैंटोनमेंट्स हैं उनको डू अवे कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें उठी, विवाद हुआ। और आजकल जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा वो ओपन हो चुके हैं, अपनी वॉइस को ज़्यादा प्रबल तरीके से पेश करते हैं। और उसके अंदर ये बड़ी तनकीद हुई कि ये जो जनरल बिपिन रावत हैं ये पूरी देश को बेच देंगे और ये मोदी के भक्त हो गए हैं और मोदी भक्ति में ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर देंगे, मुल्क की सेना को बर्बाद कर देंगे, इनको उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनना है, इसलिए ये सब ये कार्रवाई कर रहे हैं। और शायद मेरे इस वीडियो के बाद मुझे भी लोग इस तरीके की कोई गालियां दे, क्योंकि इसको हर चीज़ को अब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल चश्मे से देखना शुरू कर दिया है, जबकि हर चीज़ को पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैंटोनमेंट्स की जब बात हुई कि हमें ये कैंटोनमेंट्स को, अब ये कैंटोनमेंट्स आउटडेटेड हो गए हैं और इनसे अब हमें परे चले जाना चाहिए, जो मेरे को लगता है मोदी जी भी उसी डायरेक्शन में हिंट कर रहे हैं। वो इसलिए है कि एक कैंटोनमेंट में, किसी भी कैंटोनमेंट की बात ले लें, दिल्ली कैंटोनमेंट की बात ले लें, कानपुर कैंटोनमेंट, लखनऊ कैंट, इलाहाबाद कैंट, जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के कैंटोनमेंट हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर जो लैंड है, ज़मीन है, उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ए लैंड, बी लैंड, सी लैंड। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है और इसकी जो देख रेख और जिम्मेवारी कुछ सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और किसी भी कैंटोनमेंट के अंदर तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर। एक कैंटोनमेंट बोर्ड जो पूरे सिविल इलाकों का संचालन करता है और उनका मैनेजमेंट करता है एज़ पर कैंट बोर्ड रूल्स, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, आउटडेटेड हैं। फिर आपका डिफेंस एस्टेट ऑफिसर है जो डिफेंस की लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है। और तीसरा है स्टेशन कमांडर, जो कि कैंट बोर्ड का प्रेसिडेंट भी होता है और स्टेशन कमांडर भी होता है। वो A1 लैंड का, जिसके ऊपर फौजी इस्टेब्लिशमेंट बने होते हैं, उसकी देखरेख का जिम्मेवार होता है। तो ये अलग अलग लैंड क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिविलियन इलाके हैं, आप अगर कैंटोनमेंट से वाकिफ़ होंगे तो आपने लाल कुर्ती, सदर बाज़ार, ये इस किस्म के नाम बहुत सुने होंगे। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के ये बनाए हुए ये बाज़ार हैं और इसमें लोग बसे भी हैं, तब से पुश्त दर पुश्त वहीं पर रहते आए हैं और इनके अब बड़े बड़ी दुकानें हो गई हैं। तो ये लोग जो हैं ये अपने घरों की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये अपने घरों में कोई तब्दीली करना चाहे वो नहीं कर सकते, अपने घरों को नॉर्मल तरीके से बेच और ख़रीद नहीं सकते। जो जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से वोटिंग होती है, वो भी उनका एक अलग किस्म का थोड़ा सा हिसाब किताब होता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं फॉर सिटीजन्स, वो भी बगैर कैंटोनमेंट बोर्ड की अनुमति के लागू नहीं होती हैं। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। और क्योंकि इंस्पेक्टर राज है तो करप्शन बहुत है। कैंटोनमेंट बोर्ड हब ऑफ करप्शन है, बहुत भारी तादाद में यहाँ पे करप्शन होता है। अगर किसी सिविलियन को अपने घर के अंदर एक खिड़की भी निकलवानी है, दीवार में 2 ईंटें भी लगवानी है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंजीनियर को पैसा खिलाना पड़ता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इन कैंटोनमेंट बोर्ड को पालने के लिए रक्षा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इनको अलॉट होता है। अगर ये कैंटोनमेंट बोर्डों को ख़त्म कर दिया जाए और तो इतनी सारे पैसे की बचत होगी, जिससे डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन करने में सहूलियत होगी। और जाहिर सी बात है ये पैसा वेस्ट हो रहा है, इसको तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। दूसरी चीज़, ये सिविलियन इलाके जो कैंटोनमेंट में हैं, ये इनको मुक्त करने की ज़रूरत है, इनको काबू में करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़माने गए, अंग्रेज़ चले गए और अंग्रेज़ी कैंटोनमेंट हमें छोड़ के चले गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी तरह से संचालित हैं, वो अपनी जगह पर है। लोगों के बहुत सारे इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, हिस्ट्री भी है उसमें है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें पुरानी लेगेसीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा और उन सिस्टम्स का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है
उनको हमें अब त्यागना पड़ेगा। तो ये कैंटोनमेंट का जो सिस्टम है इसको हमें त्यागना पड़ेगा और मिलिट्री स्टेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। मिलिट्री स्टेशन जैसे पठानकोट के अंदर मामून मिलिट्री स्टेशन है और इस तरीके से बहुत सारे मिलिट्री स्टेशंस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मिलिट्री के होते हैं। चार दीवारी के अंदर वो पूरा स्टेशन होता है जिसमें सारी फौज रहती है, सिविलियन उसमें दखलंदाजी नहीं होती है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी अच्छा है, मैनेजमेंट के लिहाज से भी अच्छा है। और इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर इन मिलिट्री स्टेशन में कैंटोनमेंट बोर्ड नाम की कोई बीमारी नहीं है, वो भी अलग है, तो पैसा भी बचता है, इकोनॉमिकल है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसका मैं अब एक उदाहरण और देना चाहूँगा, इसी लेगेसी से जुड़ा हुआ, कैंटोनमेंट से जुड़ा हुआ और लैंड से जुड़ा हुआ। अब अंग्रेज़ों ने तो ये कैंटोनमेंट बनाए थे शहरों से परे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली अंग्रेज़ों के ज़माने में वो पुरानी दिल्ली हुआ करती थी और उसके बाद में फिर नई दिल्ली बसी और नई दिल्ली के आगे जंगलों के पार वहाँ पर उन्होंने दिल्ली कैंट बसाया। वो दिल्ली कैंट नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली से काफ़ी दूर था, लेकिन आज वो नई दिल्ली ने इस कैंटोनमेंट को चारों तरफ से घेर लिया है और दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक इन कैंटोनमेंट के बीच में से जाता है। तो जिस पर्पस से कैंटोनमेंट बनाया गया था कि सिविलियन पॉपुलेशन से दूर रहे फौज, तो वो मकसद भी ख़राब है। अब आप रोड्स को बंद करने की बात करते हैं कि यार ये सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं होगी, इससे सिक्योरिटी रिस्क है, ये है वो है। तो एक सिविल और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन पैदा होता है। और डेवलपमेंट, अगर आप धौला कुआं गए हैं और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली के बाहर भी रहने वाले हैं, अगर दिल्ली आए एयरपोर्ट से आप दिल्ली की तरफ आएँ तो धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास एक मेट्रो बन रहा है, एक ओवरब्रिज बन रहा है। यहाँ पर कितना घंटों का जाम लगा करता था, अगर आपको याद हो गोपीनाथ बाजार की तरफ अगर हम जाते थे। क्यों लगा करता था? क्योंकि रोड का एक्सपेंशन रुका हुआ था और यहाँ पर ये ओवरब्रिज बनाना था, वो रुका हुआ था, क्योंकि फौज ने वहाँ पर टांग फंसाई हुई थी कि इससे बहुत भारी सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। कैसे किस तरीके से इस फौजी रेजिस्टेंस को दरकिनार करके और ये डेवलपमेंट की कार्रवाई हुई। अब आप जाके देखिए स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है और कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क मुझे तो खैर नज़र नहीं आता, लेकिन जिनको आता होगा उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई कैंटोनमेंट हो जहां पर डेवलपमेंट की कार्रवाई रोकने में हमारे सैनिक अधिकारी आपको तत्पर नहीं नजर आएंगे। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कहीं होगा। और डंडा जब पड़ता है और तब जाके ये अपने आप को रिलेंट करते हैं, क्योंकि फौज का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो डंडा मारने वाला भी संकोच करता है। लेकिन ये समय आ गया है कि हम इस सब से परे हो जाएं और अंग्रेज़ों के दिए हुए सिस्टम को छोड़ें और मॉडर्न सिस्टम्स की तरफ जाएं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की। तो ये जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, मोदी जी ने जो ये एड्रेस किया, इसके अंदर एक ये भी एजेंडा था कि हमें थिएटराइजेशन की तरफ भी जल्दी से जल्दी मुड़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। अब वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि आर्मी चीफ सोचता है कि मेरा राजपाट में कोई दखलंदाजी ना दे, एयर चीफ अपनी कहानी सुनाते हैं, नेवी चीफ अपनी कहानी सुनाते हैं, एक साथ रहते हैं लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये CDS का मकसद यही था कि ये आए और आके ये थिएटराइजेशन करें, मतलब कि कमांड्स जो हैं जैसे ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, सदर्न कमांड, ये जो कमांड्स हैं इनको अमेलगमेट कर दिया जाए। आर्मी की और एयरफोर्स की और नेवी की कमांड्स को एक साथ मिला दिया जाए। जहाँ जहाँ पर जो कमांड है, फॉर एग्जांपल अगर सदर्न कमांड है आर्मी की, उसके अंदर नेवी की और एयरफोर्स की कमांड्स भी मिलाकर एक कंबाइंड एक थिएटर कमांड बन सकती है। ईस्ट के अंदर भी ऐसे बन सकती है। तो डुप्लीकेशन कम होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गई, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब आप डुप्लीकेट कर, उसमें दुनिया भर का पैसा ज़ाया होता है। आप तीन आर्मी कमांडर पाल रहे हैं इस समय,
तो वो तीनों आर्मी कमांडर को कट शॉर्ट करके आप एक आर्मी कमांडर रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग होगी और एक दूसरे के साथ में काम करने की आदत पड़ेगी। अभी तो ऐसा लगता है कि जब आर्मी वाले एयरफोर्स में जाते हैं या एयरफोर्स वाले आर्मी में या नेवी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका ऑपरेशनल ग्रामर वो अलग है और हम लोगों की ग्रामर अलग है। तो एक ही मुल्क में एक ही सेनाओं का हिस्सा होते हुए भी एक दूसरे के तौर तरीक़ों से कंफर्टेबल नहीं है, और जैसा मैंने बताया कि अपने अपने राजपाट को बचाने की कवायद रहती है। तो उससे डिसीजन मेकिंग, जो मोदी जी ने पहले बोला था कि डिसीजन मेकिंग स्लो रहती है, उसको इम्प्रूव करने की बात है, तो ऐसी चीज़ों में भी स्लो रहती है। कोई ऑपरेशन करना हो तो आर्मी ने ऑपरेशन करना है, उसको एयरफोर्स की ज़रूरत है, तो वो अपनी फाइल उठा के एयरफोर्स के पास जाएंगे कि भाई ये हमारा प्लान है, आपसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट कर दें। अगर उसमें नेवी की मदद की ज़रूरत होती है तो फिर नेवी के पास जाया जाएगा हाथ जोड़ के कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमें सपोर्ट दे दें। तो उसमें कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, फिर वो लेके डिफेंस सेक्रेटरी के पास जाएंगे, डिफेंस सेक्रेटरी से इशू रिजॉल्व होगा, ठीक है, नहीं तो डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी के अंदर बहुत सारा टाइम निकलता है। तो अभी ये CDS आए हैं और ये सारी ओवरहॉलिंग हो रही है, ये अच्छे कदम है, सही दिशा में हो रही है, और हमें अंग्रेज़ों की जो लेगेसीज़ है उनको पीछे छोड़ना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, आउटलुक हमारा ब्रॉडन होना चाहिए, और डेवलपमेंट के कार्यक्रम में हम आड़े ना आए, इसका हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। और एक उदाहरण मैं ज़रूर दूंगा। मेरे को किसी ने बताया था, एक मेरे मित्र डिफेंस अटैची थे लंदन में, उन्होंने बताया कि डिफेंस की, ब्रिटिश आर्मी की कोई जगह थी लंदन के अंदर, और जब लंदन का एक्सपेंशन हो रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला गया कि आप ये वाली जो ज़मीन है, ये प्राइम लोकेशन, ये आप हमें दे दें। तो वहाँ की भी फ़ौज ने इसी तरीके से रेजिस्टेंस दिया था, लेकिन बहरहाल वो रेजिस्टेंस अंग्रेज़ है, उन्होंने दुनिया पर राज किया है, उनको पता है कैसे काम करना है। तो उन्होंने फ़ौज को समझा बुझा के वो ज़मीन जो है वो सिविल एरिया में मिला ली, और जितनी उस रियल एस्टेट की कीमत थी, उस रियल एस्टेट की कीमत फ़ौज को अदा कर दी, और फ़ौज ने उस पैसे से अपने लिए एक अलग से इलाका जो कि और भी बड़ा था वो अपने लिए ख़रीद लिया, और उसके अंदर अपना जो उन्होंने मिलिट्री स्टेशन बनाना था, जो भी करना था, वो उन्होंने एक कार्रवाई करी। तो ये कार्रवाई यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि अब शहर के बीचों बीच एक कैंटोनमेंट आ गए हैं, इनकी रेलिवेंस वो वाली नहीं रही है। तो अभी हमें नॉस्टैल्जिक होके रोमांटिसाइज इश्यूज़ को नहीं करना चाहिए, और बेकार की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लुक अहेड, लुक एट द फ्यूचर, मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, मेक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी द मैसेज। सो ये था मेरा एक तर्जिया इस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, कि मोदी जी ने क्या कहा और उनका क्या मतलब था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर, टेक केयर टिल द टाइम आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।